कबीर ने ऋषभ की दी हुई पेंटिंग को पूरी पार्टी के सामने नकली साबित कर दिया था। साथ ही उसने ऋषभ और पार्टी में मौजूद सभी लोगों से पुष्टि कर दी। इस बात से ऋषभ बहुत दुखी था। उसे कबीर को 10 लाख रुपए देने पड़े, लेकिन फिर भी राजीव कबीर को इस बात पर उकसा रहा था कि ऋषभ की पेंटिंग नकली थी। लेकिन तुम्हारा गिफ्ट कहाँ है? राजीव को कहा कि कबीर के पास कोई गिफ्ट नहीं होगा। काजल ने इस बात को सुनकर अपना गिफ्ट शालू को दिया, जो कि उसे बहुत पसंद आया। लेकिन आकृति और राजीव लगातार कबीर को चिढ़ा रहे थे कि काजल के गिफ्ट के लिए कबीर की कई सैलरी लग जाएगी। हार कर कबीर कहता उसके पास एक गिफ्ट है और वो पार्टी में सबसे महंगा है। राजीव कबीर से 1 मिलियन रुपए की शर्त लगा लेता है, क्योंकि उसे लगा डिलीवरी बॉय के पास ऐसा क्या ही हो सकता है। लेकिन कबीर का गिफ्ट एक लिमिटेड एडिशन गहना था, जिस पर उसके बनाने वाले का साइन था, जिसकी वजह से उसकी कीमत कई मिलियन में थी। पार्टी में मौजूद सभी लोग उसे ही महंगा मान लेते हैं और एक बार फिर से राजीव को मुंह की खानी पड़ती है। आकृति अपने प्रेमी को देख वो और भी क्रोधित हो गई, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड की वजह से वो भी पार्टी में शर्मिंदा हुई थी। आकृति को अब कबीर से इस हद तक नफरत हो गई थी कि अगर उसे मौका मिलता तो वो कबीर का खून पी जाती, क्योंकि उसने उसके बॉयफ्रेंड और उसे सारी पार्टी में नीचा दिखाया था। दरअसल ऋषभ ने कबीर को एक मामूली सा आदमी समझकर उसकी पार्टी में खिल्ली उड़ाने की सोची थी और उसे लगा था कि कबीर जैसा व्यक्ति उसके खिलाफ क्या ही कर सकता है। आकृति ने अपने शराब का गिलास उठाया और एक सिप ली। वो अभी भी उदास होकर सोच रही थी कि वास्तव में कैसे एक साधारण सा डिलीवरी बॉय ऋषभ और उसकी बेइज्जती कर सकता है। इधर कबीर अपनी जीत पर मुस्कुरा रहा था। राजीव, जो आपने पहले कहा था वो अभी भी मायने रखता है ना? कबीर ने राजीव को देखा और ताना सा देते हुए कहा। कबीर राजीव को उसके 10 लाख रुपए शर्त के बारे में याद दिला रहा था। रुको, थोड़ा सा रुको, मैं अभी तुम्हें दे दूंगा, राजीव ने दांत पीस कर कहा। वो समझ चुका था कि वो अब इतने लोगों के सामने अपनी बात से पलट नहीं सकता था। ये 1 और मिलियन था। राजीव के दिल से भी खून बह रहा था। ये अमाउंट राजीव जैसे कामयाब आदमी के लिए भी बड़ा था। राजीव ने बहुत उदास मन से सोचा कि उसे नुकसान हो चुका था। आखिरकार न चाहते हुए भी राजीव ने पैसे ट्रांसफर किए। कबीर ने चेक किया। जब कंफर्म हो गया, उसने राजीव पर तंज कसते हुए कहा, बहुत धन्यवाद राजीव, अब वास्तव में युवा और सक्षम है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। कबीर ने पैसे प्राप्त किए और कुछ अच्छे शब्द कहे। इस समय भले ही राजीव को सबक मिल चुका है, लेकिन राजीव इस किस्म का आदमी था कि वो कभी भी अपनी आदतों से बाज नहीं आ सकता था। इतना हो जाने के बावजूद भी वो सोच रहा था कि अगर उसे मौका मिला तो वो जरूर कबीर को उसकी औकात याद दिला देगा। लेकिन उसने अनमने ढंग से कबीर की जीत को खुद स्वीकार करते हुए सोचा कि उसे जरूर कबीर को क्रेडिट देना होगा कि वो शर्त लगाकर जीता था। कबीर, धन्यवाद। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतना कीमती उपहार मुझे भेंट करेंगे। शालू ने कबीर को धन्यवाद दिया। उसको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कबीर ने पार्टी में सबसे महंगा गिफ्ट दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हुआ। कबीर के गिफ्ट से पहले उसे जो गिफ्ट मिले थे वो उन्हें ही सबसे अच्छा सोच रही थी, मगर कबीर ने उसको चौंका दिया था। उसने कबीर को बहुत कम समझा था, लेकिन ये सच था कि कबीर डिलीवरी बॉय से कहीं अधिक हैसियत रखता है। बेशक आपको मेरा गिफ्ट पसंद आया। मेरे लिए सबसे जरूरी बात यही है, मैंने तो सिर्फ एक तरफ से अपनी वाइफ की बेस्ट फ्रेंड को उसी के अनुसार एक गिफ्ट देने का प्रयास किया। कबीर ने बहुत ही विनम्रता से मुस्कुराते हुए शालू से कहा। पार्टी में किसी को खबर भी नहीं थी कि यह गिफ्ट कबीर ने रिया की कार से ले लिया था, लेकिन कबीर को उस वक्त सिर्फ अपनी साख की फिक्र थी, क्योंकि उसी की वजह से वो राजीव जैसे बड़े घराने के लड़के को सबक सिखा पाया था। उसने मन ही मन में रिया पाठक को धन्यवाद दिया, क्योंकि वो उसी की कार में पड़ा एक महंगा गिफ्ट था। असल में बात यह थी कि जब वो रिया पाठक की कार चला रहा था तो कबीर ने पीछे की सीट पर कई उपहार देखे जो कि बहुत ही खास थे। रिया दिखने में अच्छी थी और उसकी फैमिली की पूरे शहर में इज्जत थी, इसलिए जाहिर सी बात थी कि उसके पीछे बहुत से अमीर घराने के लड़के आगे पीछे घुमा करते थे, उसको अप्रोच करते थे। लेकिन रिया एक काबिल लड़की थी, इसलिए उसका कभी भी उन सब चीजों पर ध्यान नहीं गया, क्योंकि उसको वो सब अच्छा नहीं लगता था। लेकिन उसे तोहफे से परहेज नहीं था, इसलिए कार में इतने सारे उपहार होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। लेकिन कबीर को इसकी इंपॉर्टेंस भी पता नहीं थी। उसे तो खुद काजल के जरिए पता चला था कि उस कार में रखी ये चीज
इतनी अधिक खास है। लेकिन ये कबीर का ही दिमाग था कि उसने इस चीज को राजीव की शर्त के कारण यहाँ दिया, क्योंकि उसके पास ऑप्शन ही नहीं था। या वो शर्मिंदा होता, या तो शर्त जीतकर पार्टी में अपनी प्रतिष्ठा को चार चांद लगा देता। कबीर ने अपनी साख को बचाना अधिक जरूरी समझा, लेकिन उसके मन में ये जरूर था कि वो काजल को क्या जवाब देगा, जो कि उससे पहले ही इतनी नाराज है। लेकिन उसने सोचा कि वो संभाल लेगा। हालांकि ये घाटे का सौदा नहीं था। उसने अपनी प्रतिष्ठा बचाई थी और 1 मिलियन रुपया कमाए थे। कबीर को लग रहा था कि काजल इस बात से नाराज होगी कि उसे किसी का सामान बिना पूछे किसी और को गिफ्ट में नहीं देना चाहिए था। तो चलो आगे बढ़ते हैं, चलो पार्टी में एंजॉय जारी रखते हैं। हाँ, जो जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं। उनके खाने का इंतजाम मैं करवा दूंगी, ताकि इसमें कोई दिक्कत ना आए, शालू ने सभी से कहा। जन्मदिन इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। पिछले कई अवसरों पर वे लोग जाने से पहले थोड़ा सा नाश्ता करके ही जाते थे। तब से ये पार्टी का रिचुअल बन गया था कि कोई बिना नाश्ता के नहीं जाएगा। हालांकि आज रात का माहौल स्पष्ट रूप से पहले की तुलना में अधिक अजीब था। शालू भी जानती थी कि उन्हें यहाँ बैठे रहना चाहिए, इसलिए उसने जल्दी से इशारा किया कि नाश्ता लाया जाए। इसे भूल जाओ शालू, अगली बार चलो बाहर चलते हैं और एक साथ खेलते हैं। मुझे अभी भी कल कुछ काम करना है, इसलिए मुझे वापस जाने और जल्दी आराम करने की आवश्यकता है, आकृति ने शालू से कहा। आज उसके और ऋषभ दोनों के चेहरे बहुत उतरे हुए थे। वे निश्चित रूप से यहाँ और अधिक समय तक नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि आज रात वे बहुत जलील हुए थे, और इतना जलील हुए थे कि कभी भी उनसे इस तरह का बर्ताव किसी ने नहीं किया था। पर कबीर की वजह से यहाँ उनका रुकना मुश्किल था। शालू, मुझे कुछ मामलों में भाग लेना है, इसलिए मैं पहले वापस जाऊंगा। हम अगली बार एक साथ खेलेंगे। राजीव ने भी जल्दी से दूर खिसकने का कारण बना लिया। राजीव, ऋषभ और आकृति के जाने के बाद पार्टी में लोगों ने बहुत रुचि लेना छोड़ दिया, इसलिए वे भी धीरे धीरे पार्टी से खिसक रहे थे, और जल्द ही पार्टी में सिर्फ कुछ ही लोग रह गए थे। कमरे में केवल 3 लोग बचे थे। ये साल वास्तव में बहुत ही मनहूस रहा है। अच्छा है कि इतनी जल्दी समाप्त हो गया, शालू ने अफसोस के साथ कहा। मुझे खेद है शालू, मेरे और मेरे पति की वजह से पार्टी में काफी ऐसी कुछ चीजें हुई हैं जो शायद नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मैं दिल से शर्मिंदा हूँ, काजल ने शर्मिंदा होते हुए कहा। कबीर भी अपने व्यवहार से बहुत खुश नहीं था, लेकिन वे जो प्लान करके यहाँ आए थे उसके उलट यहाँ ऐसी स्थिति हो गई थी कि वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। उसे उनको जवाब देना पड़ा था, जिसके लिए वो भी तैयार नहीं था, क्योंकि ये एकदम से ऋषभ और राजीव की बातों की प्रतिक्रिया के रूप में ही थी। लेकिन अब उसे काजल का सामना करना ही था। मुझे परवाह नहीं है, तुमने उसे इतना महंगा गिफ्ट दिया जो कि तुम्हारा नहीं था, तो तुम्हें मुझे भरपाई करनी होगी, काजल ने गुस्से में कहा। कबीर इसे कैसे ले सकता है? उसकी पत्नी पहले ही गुस्से में थी, इसलिए उसने जल्दी से एक उपाय सोचा। मैं तुम्हें आज रात के लिए 20 लाख दूंगा, तुम जो चाहो खरीद सकती हो। सोचो तुम्हारे पास कितने सारे विकल्प। तुम उसके बारे में सोचो, बल्कि जो बीत गया उसके बारे में सोचने का कोई भी लाभ नहीं है, कबीर ने कहा। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ जो कि मैनेजमेंट का कोर्स कर रही है। पैसे मांगने में कोई फायदा नहीं है। मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज मांगूंगी, लेकिन अभी नहीं। मैं इसके बारे में सोचने के बाद आपको बताऊं। वैसे भी आपको मुझे एक गिफ्ट देना था, आपको याद है या नहीं है? काजल ने मुस्कुराते हुए कहा। कबीर काजल की मुस्कुराहट से पहले काफी डरा हुआ था, उसकी पत्नी का क्या रिस्पॉन्स होगा, लेकिन काजल की मुस्कान को फिर से देखकर उसे राहत महसूस हुई। उसे लगा कि अब सारी स्थिति सामान्य। उसने एक लंबी राहत की सांस ली। ये सब होते होते कबीर और काजल अपने घर आ चुके थे। कबीर और काजल कार से उतरे और घर में दाखिल हुए, लेकिन घर के अंदर आते ही उन्हें पता चल गया कि वहां माहौल ठीक नहीं है। जब वो सुबह घर से निकला था तो उसकी सास उससे खुश थी और वो खिलखिलाकर हंस रही थी। वापस लौटने पर जब उनकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया तो वो समझ गया कुछ तो गड़बड़ है। इसके अलावा काजल के माता पिता दोनों सोफे पर अपने चेहरे पर गुस्से से बैठे थे। कबीर, आज इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुमको ये कैसे लगता है कि हम तुम्हारा घर पर स्वागत करेंगे? तुमने पिछली बार जो किया था उसको हमने नजरअंदाज किया था, लेकिन फिर भी तुमने शालू के जन्मदिवस पर जाकर जो किया वो ठीक नहीं किया। केशव सारस्वत ने कबीर के बैठने का इंतजार किए बिना सीधे शॉप दिया। मीरा सारस्वत भी केशव को घूर रही थी। वो सुबह से ही काम में व्यस्त थी, इसलिए वो कुछ भी कहने की हालत में नहीं थी। कबीर, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम क्यों हमारे लिए दिनों दिन मुश्किल खड़ी करते जा रहे हो, जबकि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ सामान्य हो जाए। मीरा सारस्वत ने कबीर की ओर इशारा किया, और उसे भावनात्मक रूप से डांटा। पिताजी, माँ, क्या चल रहा है?
हम अभी वापस आए हैं और कबीर और मैं पूरे दिन साथ थे। कुछ खास नहीं हुआ। काजल भी उलझन में थी जब उसने अपने माता पिता से पूछा, अरे कुछ नहीं हुआ काजल, मुझे लगता है कि आप कबीर के प्यार में ज्यादा ही खो गई हो, इसलिए आपको हमारी कोई भी फिक्र नहीं है। पिछली बार उसने 1 मिलियन रुपए का धोखा दिया और हमने उसे वापस कर दिया, और बाद में उसने हमारे लिए इतनी परेशानी भी खड़ी की जिससे हमारे परिवार ने एक अहम सहयोगी खो दिया। अब कबीर ने एक साथ 2 लोगों को धोखा किया, जिसके बारे में ऋषभ और राजीव दोनों ने हमें फोन पर बताया और साथ ही हमें चेतावनी दी। आप अब अपने परिवार के साथ बिजनेस करने की उम्मीद न रखें, क्योंकि आप अपने दामन पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। अब कबीर को सारा माजरा समझ में आ गया था कि ऋषभ और राजीव दोनों ने शर्त हारने के कारण उसके घर पर फोन करके काजल के माता पिता को ठीक बात न बताकर उन्हें उनके साथ बिजनेस रिलेशन न रखने की बात कही हुई। पिताजी, माँ चिंता मत करो, मैं इस मामले का ख्याल रखूंगा। हमारा कोई भी बिजनेस इस साल से प्रभावित नहीं होगा। मैं कोई न कोई हल निकाल लूंगा, लेकिन आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। उसने काजल को भी इशारे से शांत रहने को कहा। काजल ने आगे कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। उसे लगा कबीर आगे संभाल लेगा। कबीर मन में सोच रहा था कि ऋषभ और राजीव ने अपनी हार का गुस्सा घर कॉल कर झूठी बात बताकर निकाला है, ताकि काजल के माता पिता उससे नाराज हो जाएं। लेकिन वो अपने कॉन्टेक्ट से सारे मैटर को सुलझाकर फिर से केशव सारस्वत और मीरा सारस्वत का दिल जीत लेगा। कबीर को अपने ऊपर पूरा भरोसा था। आकृति बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। वो जितना ज्यादा कबीर को हराने की कोशिश कर रही थी, वो उससे ज्यादा खुद को हराती जा रही थी। राजीव का भी यही हाल था। उसका भी दांव बहुत ज्यादा उल्टा हो गया था। अब जब सब हो गया था तो कबीर ने शालू को पार्टी में सबसे अच्छा गिफ्ट दिया था। कबीर ने अपना वादा पूरा किया था। अब वो ऋषभ को शर्त के पैसे चुकाने को बोलता है। ऋषभ के पास कोई ऑप्शन नहीं था। आखिर में उसको कबीर को पैसे देने ही पड़े। पैसे देने के बाद ऋषभ अंदर से टूट गया था। इसके बाद कबीर काजल को लेकर घर की तरफ निकल गया। घर में जाते हुए काजल ने कबीर से पूछा कि वो किस तरह से अपने काम को देख रहा है। कबीर को उसने पॉजिटिव होकर समझाया कि अब सब कुछ अपने हाथ में है। साथ काजल ने कबीर को उस गिफ्ट के लिए कॉन्फ्रेंट किया था कि उसने शालू को वो लिमिटेड एडिशन क्यों दिया, मगर कबीर ने उसको समझा दिया था कि ये उसकी और परिवार की इज्जत की बात थी। जब दोनों घर के तरफ आए तो पहले से ही मीरा और केशव को पता लग गया था कि पार्टी में क्या हुआ था। कबीर के सामने इस वक्त वो लोग बैठे हुए थे जो सुबह में कबीर को बहुत ज्यादा अपना मान रहे थे, लेकिन अभी के पूरे हालात बदल गए थे। काजल को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके माँ बाप क्यों इतना ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं। आखिर कबीर ने वही किया था जैसा कि ऋषभ और राजीव ने उसको करने पर मजबूर किया था। काजल अभी यही सब सोच रही थी कि अचानक से उसकी माँ की आवाज ने उसका ध्यान अपनी तरफ किया। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम इस मामले को अच्छी तरह से नहीं संभाल सकते तो मैं तुम्हें इस बार इस घर से बहुत दूर कर दूंगी। मीरा ने कबीर को बहुत बेरहमी से डांटते हुए कहा। काजल को समझ नहीं आ रहा था कि हर बार उसकी माँ कबीर को घर से बाहर का रास्ता ही क्यों दिखाती। माँ, यह हकीकत में कबीर की गलती नहीं है। आप बात को क्यों नहीं समझना चाहती हो। वहां 2 लोग थे जिन्होंने कबीर को परेशान किया और उसके साथ जबरदस्ती की शर्त लगाई, और अब पता नहीं कि आप लोगों को उन लोगों ने क्या समझा दिया कि आप लोग कबीर को ही गलत समझ रहे हो। काजल ने किनारे पर खड़े होते हुए समझाया, तुम हो तो मेरी बेटी, मगर अफसोस बहुत बेवकूफ लड़की हो। एक बात बताओ, हर बार पूरी दुनिया को तुम्हारा पति ही मिलता है परेशान करने को, तुम केवल इस कचरे के लिए बोलना क्यों जानती हो। पहली बार वो अभय वालिया के साथ भी यही हुआ था, और अब यहाँ पर फिर से इन्होंने वही किया है। क्या वे तीनों बेवकूफ हैं। अपनी माँ की बातें सुनकर काजल का सर भारी हो रहा था। माँ, आपको फिर से गलतफहमी हुई है। वैसे भी अभय और उसके पिता का केस आपको बहुत अच्छे से पता है। अब उस बात को वापस से लेने का कोई पॉइंट नहीं है। काजल ने अपने हाथों को ऊपर कहते हुए कहा, बात जब कबीर की आती है तब तुम्हारा दिमाग वैसे भी एक ही पॉइंट पर आ जाता है। अगर कबीर इतना बेवकूफ है तो आज हमारे पास इतनी शिकायत नहीं आती। क्या तुमको लगता है कि मैं बेवकूफ। कबीर बहुत आराम से मीरा सारस्वत की बातें सुन रहा था। अब ये सब उसके लिए रोज का हो गया था। माँ, आप हर बार यही कहती हो, और ऐसा नहीं है कि मैं हर दफा कबीर के सपोर्ट में ही बात करती हूँ। काजल ने इरिटेट होते हुए कहा। मीरा को अब इस बात का गुस्सा आ रहा था कि कबीर इतनी देर से खड़ा होकर
उनकी बकवास को सुन रहा था, मगर अभी तक उसने कोई जवाब नहीं दिया था। मीरा को लग रहा था कि कबीर खुद को बहुत बड़ा मान रहा है, इसलिए वो इस तरह की हरकत कर रहा है। अब काजल की माँ का निशाना कबीर पर गया। एक प्रोजेक्ट क्या मिल गया है? आपका दिमाग सातवें आसमान पर है। मैं तुमसे कह रही हूँ कबीर, तुमको नहीं सुधरना है तो ठीक है, लेकिन अगर तुम मेरी बेटी को बर्बाद करते हो तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। बहुत देर से सुन रहे मीरा के पति केशव ने भी इस बार उसके समर्थन में कहा। राजीव और ऋषभ के परिवार बड़ी कंपनियां चलाते हैं, साथ ही उनका दबदबा पॉलिटिकल भी है। उनका पैमाना सारस्वत परिवार से कम नहीं है। इस तरह के शब्दों के साथ बच्चों को बरगलाना ठीक नहीं है, लेकिन आपको कौन समझाए? मुझे लगता है कि तुम आप खुद को हमसे ज्यादा ऊपर समझ रहे हो। केशव ने बहुत कड़े रुख के साथ कबीर को अपनी बात कही थी। केशव सारस्वत के बोलने के बाद माहौल बहुत ज्यादा शांत हो गया। ऐसा लग रहा था कि अब दोनों तरफ के लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा है कहने को। केशव बहुत ज्यादा टेंशन में था। कबीर को सुनाने के बाद वो अपने पास के टेबल पर पड़ी शराब की बोतल को खोलते हैं और पीने लगते हैं। काजल को ये बात पसंद नहीं आ रही थी। उसने उनको रोकने की कोशिश करते हुए बोला, डैड, कि तभी केशव ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसके बाद अपना काम खत्म करने के बाद बोला, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि परिवार में लोग कुछ बंदिश से जुड़े होते हैं। आपको इस मामले में जल्द से जल्द निपटना होगा। साथ ही अपने अस्पताल परियोजना के बारे में जल्दी करो और कोशिश करो कि इसको अच्छे से पूरा करो। याद रखना, इस घर में मौके बहुत कम मिलते हैं। अगर कुछ बिगड़ा तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। इस प्रोजेक्ट के साथ तब आपके लिए इस घर में भी कोई जगह नहीं रहेगी। केशव ने बहुत साफ शब्दों में कबीर को उसका अंजाम बता दिया था। तुम सचमुच बदनसीब हो। तुम हमारे परिवार में क्यों? बस हमें बताओ कि तुमने हमारे परिवार के लिए कुछ किया है क्या? तुम्हें पता है कि कैसे परेशानी होती? एक कुत्ता भी तुमसे अच्छा है। कम से कम हमें वो देखता तो सही। अभी तुम इस बात को नहीं समझ रहे हो कि परिवार में हारने का क्या मतलब होता है। मीरा ने जितना अधिक इसके बारे में सोचा, उसे उतना ही गुस्सा आया। कबीर को पहले तो गुस्सा आया कि मीरा उसकी तुलना कुत्ते से कर रही है, मगर आखिर की बात सुनकर वो रुक गया। उसको समझ आ गया कि मीरा को अभी अपने वो दिन याद आ रहे हैं जब उसको केशव के साथ सारस्वत परिवार से बाहर किया गया था। माँ, चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रखूंगा। इतना गुस्सा मत करो, कबीर ने सलाह दी। सारी बातों के बाद कबीर ने अब वहां पर रुकना सही नहीं समझा। केशव का इंटरेस्ट अब कबीर और अपने परिवार से अपनी बोतल की तरफ हो गया था। मीरा भी अपने पति के जख्मों को देख सकती थी, मगर उसके लिए कुछ कर नहीं सकती थी। केशव और मीरा को छोड़कर वो अपने कमरे में चला गया। चूंकि उसकी सांसें गुस्से में थी, अगर वो इस समय कुछ और कहती तो उसे और भी गुस्सा आता। कबीर के पीछे अब काजल भी आ गई। जान, मेरी माँ की बातों का बुरा मत मानना। तुम तो जानते ही हो कि उनका हाल कैसा है। इसे दिल पर मत लो। चलो कल के मामले को निपटाने का कोई तरीका सोचते हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा, काजल ने कहा। काजल कबीर को दिलासा देने की कोशिश कर रही थी। हाँ, कबीर ने सिर हिलाया। उसके बाद काजल कबीर के पास बैठ गई और बहुत आराम से उसको देखने लगी। वो इस बात से निश्चिंत होना चाहती थी कि कबीर को ज्यादा दिक्कत ना हो। कैसा होगा अगर कल हम सीधे उन्हें पैसे लौटा दें? अगर कुछ भी हुआ तो पिछली बार की तरह बाद में और परेशानी होगी। काजल ने चिंतित होकर कहा, जान, हमने ये पैसा कहीं से चुराया नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये पैसा हमारे खुद के यूज करने के लिए। मैं इसे कैसे वापस दे सकता हूँ? चिंता न करें, मेरे पास निश्चित रूप से इसे हल करने का एक तरीका है, कबीर ने कहा। कबीर ने कभी नहीं सोचा था कि ऋषभ और राजीव इस तरह से करेंगे। पार्टी में शर्त के पैसे हार जाने के बाद कबीर के लिए यह वाकई चौंकाने वाला था। उसके बारे में ज्यादा सोचना बेकार था। मामला कल ही सुलझ सकता था। अब रात बहुत हो गई थी, तो कबीर और काजल ने सुबह उठकर इस मामले को सही करना बेहतर समझा। अगली सुबह कबीर दरवाजे से बाहर चला गया। वो नहीं चाहता था कि रात की तरह उसको मीरा और केशव फिर से मिलकर इस मामले को जलील कर। कबीर ने रिया पाठक की फरारी ली और सीधे हर्षवर्धन के ऑफिस की तरफ निकल गया। चूंकि ऋषभ और राजीव ने बहुत बुरी तरह से अपने माता पिता को चुना था कबीर के खिलाफ, तो कबीर भी अब ऐसा ही करने वाला था। उन्हें समर्थन के लिए किसी को ढूंढना था। अब कबीर भी ऐसा ही करेगा। कबीर के ऑफिस में आते ही हर्षवर्धन बहुत ज्यादा खुश हो गया। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे में कबीर को आते हुए देख लिया था। मिस्टर कबीर, मैंने कल रात अच्छी तरह से शराब नहीं पी थी। आप यहाँ पर लगता है रात की खुमारी उतारने आए हो। हर्षवर्धन ने कबीर को आते हुए देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हर्ष साहब, मेरा मजाक मत उड़ाओ। कल रात को जो हुआ उसके लिए मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। कबीर ने सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा, आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जो पहले मेरे लिए किया है
उस मदद के बदले में मैं आपको चुका नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं ये मैं जानता हूँ। लेट मी गेस, क्या उन दोनों ने भी आपको नीचा दिखाने के लिए सारस्वत परिवार में आपकी शिकायत की? हर्षवर्धन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सच में बहुत समझदार हैं हर्ष साहब। मैं अपने परिवार को समझने में नाकाम रहा हूँ। कबीर ने अजीब तरह से कहा, कबीर साहब, आप हवा को बुला सकते हो और बारिश को बुला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। यकीन नहीं होता कि घर पर आप क्यों हार जाते हैं? हर्ष ने अपनी सिगरेट को जलाते हुए कहा, जो कहीं नहीं हारते वो अपने परिवार से हार जाते हैं हर्ष साहब। कोई बात नहीं है, अब इसके बारे में बात नहीं करते हैं। मुझे इस मामले में आपकी मदद की जरूरत है। कबीर ने अपने परिवार को लेकर कोई भी टिप्पणी करने से मना करते हुए कहा, अगर ऐसा है तो मैं इसे जल्दी से सुलझा सकता हूँ। वो लड़के अभी इतने बड़े नहीं हुए कि मुझे परेशान कर सके। चिंता मत करो, ये मुझ पर छोड़ दो। हर्षवर्धन ने तुरंत सहमत होते हुए कहा, फिर से धन्यवाद हर्ष साहब, मैं आपको बाद में भोजन कराऊंगा। कबीर ने इतना कहने के साथ हर्षवर्धन को ऑफिस छोड़ दिया। ठीक उसी वक्त ऋषभ के घर पर भी बहुत अजीब माहौल था। ऋषभ, तुमने अपने पिता से झूठ बोलने की भी हिम्मत कैसे की? एक टेंडर के लिए एक जगह खरीदने के लिए 1 लाख खर्च करना और ये कहना कि तुम्हें किसी ने बरगलाया है। ऐसी बेईमानी, वो भी अपने पिता के साथ। मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। ऋषभ की नींद अभी जागी ही थी कि उसके पिता ने उसकी नाक पर इशारा करके उसे डांटा। अगर उसकी माँ ने उसे नहीं रोका होता तो वो हमला कर देता। पिताजी, ये कैसे हो सकता है? ये स्पष्ट रूप से कबीर था। वो चालाक था और उसने मुझे धोखा दिया। ऋषभ ने कहा, बहुत गलत हुआ। तुम अभी भी बहस करने की हिम्मत कर रहे हो। हर्ष साहब ने पहले ही मुझे फोन किया और मुझे सब बताया है। अगर वो नहीं बताते तो मुझे तो अंधेरे में रखा जाता। सारस्वत परिवार से दूर रहो। लापरवाही भी जगह देख के की जाती है। पिताजी, आप नहीं जानते, हर्षवर्धन और कबीर के बीच अच्छे संबंध हैं। उन्होंने मुझे फंसाने के लिए एक साथ मिलकर काम किया होगा। ऋषभ इतना ज्यादा टेंशन में था, उसको पता ही नहीं था कि क्या कहना है। मेरी शक्ल पर लिखा हुआ है कि मैं बेवकूफ हूँ। मैंने तुमको पैदा किया है, तुमने मुझको नहीं। एक मामूली सा लड़का हर्षवर्धन को कैसे मना सकता है कि वो तुम्हारे खिलाफ जाए? पिताजी, ये बिल्कुल सच है। ऋषभ बोलने ही वाला था कि उसके पिता ने उसको चुप करते हुए कहा, बस चुप रहो। मैं 1 मिलियन की बोली लगाना चाहता था, लेकिन आपको तो जुआ खेलना था। मैंने नहीं सोचा था कि तुम वास्तव में मुझसे पैसे ठगने की कोशिश करोगे। ऋषभ को बिना बात के डांट पड़ी। पहले मीरा ने उसको बहुत फटकार लगाई, जिसका जवाब काजल ने उसको दिया। मीरा के हिसाब से ये कैसे हो सकता है कि लोग केवल कबीर को ही परेशान करते हैं और कबीर हर बार उन लोगों की जेब को काट देता है। कबीर और काजल को समझ आ गया था कि ये सब ऋषभ और राजीव की कारस्तानी है। बातों बातों में केशव ने कबीर को अपने हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट पर ध्यान देने को कहा और इन सब मामले को सुलझाने को कहा। मतलब कि कबीर को अब ऋषभ और राजीव का पैसा वापस करना पड़ेगा। काजल इन सब बातों से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। कबीर ने उसको आराम से करने को कहा और बोला कि वो आगे का रास्ता निकाल लेगा। कबीर ने अगली सुबह हर्षवर्धन साहब से मिलने का प्लान बनाया। वहां जाने पर हर्ष साहब ने कबीर की हालत को समझते हुए इस मामले को खुद सुलझाने को कह दिया। वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि कबीर के ऊपर उसके फैमिली का दबाव है। इसके तुरंत बाद ऋषभ के घर पर उसके पिता उसको फटकार लगाते हैं कि उसने 1 मिलियन बर्बाद कर दिया है। वो अपने पिता को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि कबीर ने उसको बेवकूफ बनाकर पैसे लिए हैं, मगर कोई फायदा नहीं होता है। उसके पिता बताते हैं कि हर्षवर्धन ने पहले ही उनको सब बता दिया है। अब ऋषभ बहुत मुसीबत में था, क्योंकि उसने जो पैसे कबीर को दिए थे वो सब उसके पिता की कंपनी के पैसे थे। ऋषभ सच में अपने पिता के पैसों को हार आया था। उसने बहुत अच्छे से कोशिश की, मगर वो पैसों को वापस नहीं ला सका। वो बस ये नहीं कह सकता था कि उसने कितना सहा था। स्वाभाविक रूप से ऋषभ और राजीव की स्थिति बेहतर नहीं थी। उन दोनों को फिर से साथ मिला और कबीर को कुछ रंग दिखाने थे। अपने पिता से बात करने के बाद ऋषभ ने सीधा राजीव से संपर्क किया। हमें इस पैसे को वापस पाने का तरीका खोजना होगा, ऋषभ ने दांत पीसते हुए कहा। ठीक है, अगर वो वापस नहीं आता है तो भी हम उसे आसानी से जाने नहीं दे सकते। राजीव भी कबीर से पैसे लेने के मूड में था। राजीव भाई, क्या आपके पास कोई शानदार प्लान है? ऋषभ ने पूछा। ऋषभ, कबीर ने क्या उसने पिछली रात फरारी नहीं चलाई थी? हम बस, राजीव ने कहा। अच्छा अच्छा अच्छा,
भाई, आप सच में ब्रिलियंट हैं। ये एक अच्छी योजना है। मैं तुरंत जाकर इसकी व्यवस्था करूंगा। मैं कबीर के अच्छे दिन नहीं आने देना चाहता, ऋषभ ने कहा। राजीव अपनी तारीफ सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उधर जैसे ही कबीर ने डिलीवरी कंपनी छोड़ी, उन्हें ऋषभ का फोन आया। मिस्टर कबीर, मैं ऋषभ बोल रहा हूँ। कल रात जो हुआ उसके लिए मुझे दुख है। मैं आज दोपहर को इत्मीनान से टी हाउस में बात करना चाहता था। राजीव और मैंने उस समय आपसे माफी मांगी थी। आप क्या सोचते हैं? फोन के दूसरे छोर पर ऋषभ ने बहुत विनम्रता से कहा, ठीक है, किस समय? 3 बजे। 3 बजे मिलते हैं। कबीर को पता था कि उन दोनों के इरादे निश्चित रूप से अच्छे नहीं थे। हालांकि कबीर ये भी देखना चाहता था कि वे दोनों किस तरह की चालें चल सकते हैं। सावधानी के लिए कबीर ने टी हाउस के स्थान की जांच की। साथ ही कबीर ये भी देखना चाहता था कि ये रिया पाठक के घर से कितना दूर था। उसे आज कार वापस करनी थी। सब कुछ चेक करने के बाद कबीर ने रिया पाठक को बताया कि उसे कार लेने के लिए 3:30 बजे टी हाउस आना होगा। ऋषभ और राजीव ने पहले ही इसकी योजना बना ली थी और कबीर के आने का इंतजार कर रहे थे। मिस्टर कबीर, आपका आना बहुत अच्छा लगा। जैसे ही कबीर पहुंचा, ऋषभ ने एक बड़ी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। कबीर को इसकी आदत नहीं थी। जो भी हो, वो जानता था कि इन दोनों लोगों के इरादे नेक नहीं थे। पिछली रात की घटना हमारी गलती के कारण हुई थी। मुझे इस बात का दिल से बहुत ज्यादा अफसोस है। उम्मीद है कि आप भी इस बात को भूलकर आगे की सोचेंगे। राजीव भी उसके पीछे पीछे माफी मांगने के लिए गया। जैसे ही कबीर अचानक से उनका बॉस बन गया हो। वे कल इतना चेहरा खो चुके थे, फिर भी उन्हें खुद पर लगाम लगाना भी नहीं आता था। वो सोच रहे थे कि वो कबीर को बहुत आसानी के साथ संभाल लेंगे। आज अचानक उनकी ऐसी हालत कैसे हो सकती है? कोई मूर्ख ही इस पर विश्वास करेगा। कबीर ने उनके पास की चेयर पर अपना आसन टिका लिया। वो भी इन दो नमूनों को हरकत करते हुए देखना चाहता था। ऋषभ और राजीव ने कबीर से बात करनी शुरू कर दी। आज उनके चेहरे को देख के कबीर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। अभी कबीर उन लोगों से बात ही कर रहा था कि अचानक से थोड़ी देर बाद रिया कबीर की पुरानी कार लेकर पहुंच जाती। रिया पाठक बहुत मुश्किल से कबीर की कार को ड्राइव करके लाई थी। वो बहुत पुरानी कार थी और उसको अपनी फरारी से तुलना करना बेकार था। रिया पाठक ने जिस एकमात्र कबाड़ कार की सवारी की थी, वो यही थी, कबीर की गाड़ी। रास्ते में वो लगभग गिरकर 2 दफा रोड से बाहर आ गई थी। कार को ठीक से पार्क करने के बाद रिया पाठक ने अपनी फरारी को भी देखा, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि कबीर कहाँ है। उसके अंदर कबीर की कार को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा था। आखिर में जब कबीर उसको नहीं दिखा तो उसने बहुत आराम से कबीर को कॉल किया। अरे तुम कहाँ हो? रिया पाठक ने भी उतावलापन दिखाते हुए पूछा। फोन पर वो इस बात को छिपाने की कोशिश कर रही थी कि वो गुस्से में। तुम यहाँ हो? ठीक है, फिर मैं नीचे आ रहा हूँ। कबीर ने कमरे में खिड़की से देखा। रिया पाठक वास्तव में नीचे थी और नीचे जाने वाली थी। कबीर जैसे ही अपनी सीट से उठा कि वो नीचे जा रहे रिया से मिल सके, तभी ऋषभ ने टोक दिया, हे मिस्टर कबीर, हम यहाँ केवल थोड़ी देर के लिए बैठे हैं, आप क्यों जा रहे हैं? ओह, मुझे कुछ करना है, मैं भी वापस आता हूँ, बस जरा सा वक्त लगेगा, कबीर ने कहा। ऋषभ और राजीव ने कबीर की आंखों में देख के पुष्टि की। ये कबीर इस तरह से घिसे पिटे कारण से चलना चाहता था। कबीर, आपको इसे साफ तौर से सोचना चाहिए। क्या आप पक्का है कि आप अभी नीचे जाना चाहते हैं? राजीव ने पूछा। मैंने कहा ना, मुझे वहां नीचे कुछ करना है। क्या बात है, आप लोग तो मेरी बीवी की तरह परेशान हो रहे हैं। कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। वो नहीं जानता था कि वो दोनों क्या कर रहे थे। कबीर, मैं आपको बता दूं, आप हमारा काम पूरा होने से पहले भागना चाहते हैं। क्या आप हकीकत में हम दोनों को मूर्ख समझते हैं? ऋषभ ने गुस्से में कहा। काफी देर बाद आखिरकार वो ठीक से बोल पाए। ऋषभ ने और अधिक सहज महसूस किया। ओह, इतने समय के बाद तुम लोगों को कुछ कहना है तो जल्दी करो और कहो, कबीर ने कहा। जल्दी करो और हमें हमारे पैसे वापस करो। ये मत सोचो कि हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग इस बात को जानते हैं कि तुमने उस हर्षवर्धन के साथ सांठगांठ की थी। मैं तुम्हें बताता हूँ, बाहर मत जाओ और पता करो कि हम कौन हैं, ऋषभ ने जारी रखा। कबीर को समझ आ गया कि उसको इतने प्यार से क्यों बुलाया गया था। एक बहुत पुरानी कहावत है, जो काम प्यार से हो सकता है वो तलवार से नहीं। अफसोस, तुम लोगों ने गलत चीज को पकड़ लिया है। पैसे मेरे जेब में हैं और दोबारा बाहर नहीं आने वाले हैं, इसलिए मुझ पर भरोसा मत करो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम दोनों क्या कर सकते हो, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। कबीर भी बहुत उत्सुक था इन दोनों लोगों की उस सोच को देखने के लिए जो वो पहले से ही जानता था। कबीर, बहुत अहंकारी मत बनो। मत भूलो, तुम सिर्फ एक डिलीवरी बॉय हो, सारस्वत परिवार के किराए के दामाद। अगर मैं होता तो कब का अपनी जान छुड़ाकर भाग जाता। जब ऋषभ ने समाप्त किया तो राजीव उसके साथ हंसा। इसका उस पैसे से कोई लेना देना नहीं है।
जो मैंने तुमसे कमाया था, कबीर ने कहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कबीर नीचे देखो, राजीव ने कहा। कबीर ने नीचे देखा और फरारी के बगल में कई लोगों को खड़ा देखा। उनमें से दो के हाथों में रंग भी था। तुम लोग क्या कर रहे हो? कबीर ने पूछा। क्या क्या ये साफ नहीं है? घबराओ मत, पैसे हमें लौटा दो। आपके जाने के बाद अगर आप उन्हें हमें नहीं देंगे तो हम उन 2 बाल्टी पेंट को उंडेलना होगा। इतनी अच्छी कार लगभग 2 मिलियन मरम्मत के साथ ये बर्बाद हो जाएगी। ऋषभ ने मुस्कुराते हुए कहा। कबीर, आप किराए के दामाद हैं। अगर आप सारस्वत परिवार के फरारी को गंदा करते हैं तो मुझे लगता है कि आप उनके घर में नहीं रह पाएंगे। कितनी अच्छी कार है, यहाँ तक कि मैं भी इसको पसंद करता हूँ, राजीव ने कहा। कबीर आखिरकार समझ गया। तो इन 2 लोगों के पूरे दिन एक दूसरे के साथ खिलवाड़ करने का कारण ये था कि वे ऐसा करना चाहते थे। बात जो भी हो, मैं पैसे नहीं दे सकता। कबीर उदासीन था, जैसे कि इन चीजों का उससे कोई लेना देना नहीं था। दरअसल कार शुरू में ही उनकी नहीं थी, के अलावा मालिक नीचे ही थी, रिया। रिया को ये बात अच्छी नहीं लगी कि कबीर के कारण उसकी कार खराब हो जाए। कबीर सोच में पड़ा हुआ था कि वो क्या करेगा। कबीर, इतने विनम्र मत बनो, हम आपको एक मौका दे रहे हैं। यदि आप नहीं जानते कि आपके लिए क्या अच्छा है तो पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। ऋषभ ने धमकी दी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम में हिम्मत है तो आगे बढ़ो, अगर तुम में नहीं है तो तुम तो थूकने लायक भी नहीं हो। कबीर ने ऋषभ से जमकर कहा। ठीक है, फिर तुम्हारी मर्जी। तुम में हिम्मत है, मैं देखूंगा कि तुम सारस्वत परिवार को कैसे समझाते हो। ऋषभ को यह बात नहीं पता था कि यह कार कबीर की नहीं है। इस समय रिया जो नीचे थी, उसने देखा कि उसकी कार के पास कुछ लोग खड़े हैं। वो बहुत उत्सुक थी। तुम लोग अब क्या कर रहे हो? रिया ने आगे बढ़कर पूछा। यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं, निकलो यहाँ से। जब उन्होंने रिया को देखा तो उन्होंने उसको भागने के लिए कहा। ये मेरी कार है, इससे दूर रहो, रिया ने गुस्से में कहा। पोपट बनाने के लिए हम लोग ही मिले हैं। आती हो खटारा कार से और कहती हो कि फरारी मेरी है। निकलो यहाँ से, अपने अमीर होने का नाटक कहीं और करो। उनमें से एक ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कार मेरी है, जल्दी करो और दफा हो जाओ यहाँ से, रिया ने लाल चेहरे के साथ कहा। कार की चाबी कहाँ है? इसे खोलो। वैसे भी किसी के पास चाबी नहीं है, गुंडों ने कहा। तुम बेशर्म, बस तुम रुको। रिया कबीर से चाबी लेने के लिए ऊपर जाने वाली थी। इतने में तीसरी मंजिल की खिड़की खुल गई और ऋषभ ने अपना सिर बाहर निकाला और नीचे की ओर चिल्लाया, फ्लैश स्प्लैश। ऋषभ के आदेश पर पेंट वाले 2 लोगों ने तुरंत फरारी के हुड और दरवाजे पर पेंट छिड़क दिया। किनारे पर खड़ी रिया अवाक रह गई। 2 मिनट के बाद कबीर ने सीढ़ियों से नीचे ऋषभ और राजीव का पीछा किया। कबीर, अपनी कार पर एक अच्छी नजर डाले, इससे के बारे में चिंता न करें, ऋषभ ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा काम भाइयों, हम सभी को बाद में शराब पिलाएंगे, राजीव ने कार के पास के लोगों से कहा। मिस, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे इस कबीर से शिकायत है और मुझे ऐसा काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा, ऋषभ ने रिया से कहा। जब रिया उसके पास कार के बारे में पूछने के लिए आई, वो एक आवाज से वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। रिया ने सीधे ऋषभ को थप्पड़ मारते हुए कहा, वो मेरी कार है, आपने मेरी कार को पेंट करने की हिम्मत की? क्या आप जीना नहीं चाहते? कबीर भी इसको देख के दंग रह गया। रिया बहुत ज्यादा गुस्से में थी। लानत है तुम पर, इतने बेशर्म मत बनो कि पिट जाओ। राजीव ने अपना हाथ उठाया और रिया को मारने ही वाला था। कबीर किनारे खड़ा हो गया और राजीव की बाह पकड़ ली और उसे सीधे जमीन पर लेटा दिया। क्या आप जानते हैं कि वो कौन है? कबीर ने पूछा। कबीर उनको दिलासा देता है कि वो उन दोनों की जगह कुछ और बिजनेस रिलेशन बना लेगा। इधर राजीव और ऋषभ साथ जाकर एक प्लान बनाते हैं जिससे वे कबीर को सबक सिखा सकें। वे कबीर की शानदार कार खराब करना चाहते थे जिससे उसकी फैमिली ही उसके खिलाफ हो जाए। वे कबीर को फोन करते हैं और ट्री हाउस में मिलने को बुलाते, लेकिन कबीर पहले से सतर्क रहता है। राजीव और ऋषभ गुंडे से उसे धमकाते हैं, जहां ऋषभ और रिया की बातचीत भी होती है। जब कबीर उनसे मिलने पहुंचता है तब वे उससे माफी मांगते हैं, लेकिन साथ ही नीचे उसकी गाड़ी को खराब करने पर पेंट डालने की धमकी देते हैं जिससे उसे सारस्वत परिवार से निकाल दिया जाए। उसी वक्त कबीर की कार लेकर रिया पाठक वहां आ जाती है क्योंकि कबीर ने उसे कार वापस लेने के लिए बुलाया था। जब गुंडे कार पर पेंट डालते हैं उसी वक्त वो गुंडों को मना करती है। तभी राजीव और ऋषभ के गुंडे उसे धमकाते हैं, जहां ऋषभ और रिया की बातचीत होती है। मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम बीच में मत पड़ो। और मैं नहीं चाहता कि आज मैं किसी लड़की को सबक सिखाऊं, क्योंकि हम सिर्फ कबीर से बदला लेना चाहते हैं। ऋषभ को थप्पड़ मारा गया था और वो गुस्से में था।
हाँ, एक जोर का तमाचा ऋषभ के गाल पर पड़ा और ये तमाचा रिया ने मारा था। लेकिन मुझे तुमको सबक सिखाने में कोई परहेज नहीं है, रिया ने अपना सिर ऊंचा करके ऋषभ से कहा। उसने ऋषभ को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। ऋषभ को कभी इतना अपमान नहीं सहना पड़ा था। जब वो छोटा था तब से उसके पिता के अलावा किसी और ने उसे मारने की हिम्मत नहीं की थी, और आज छोटी सी दिखने वाली एक लड़की ने उसे थप्पड़ मार दिया था। ऋषभ ने मन ही मन में उस लड़की को सबक सिखाने की सोची, लेकिन कबीर ने उसके चेहरे के भाव समझ लिए थे। ऋषभ, तुम्हें इसके बारे में ध्यान से सोचना चाहिए। हो सकता है कि तुम इसे जोश में आकर मार दो, लेकिन उसके बाद का अंजाम भी तुम्हें सोच लेना चाहिए। कबीर ने उसे याद दिलाते हुए समझाने की कोशिश की। ये कौन लड़की है? क्या कोई है जो इस लड़की को सबक सिखाने में मेरा साथ देगा? भाई चलो एक साथ चलते हैं और इस पागल लड़की की देखभाल करते हैं। यदि तुम सब उसका गुरूर तोड़ने में मदद करते हो तो मैं जिम्मेदारी लूंगा कि तुम सबकी अच्छी जिंदगी जियो। ऋषभ ने अपने साथियों से रिया के लिए तिरस्कार की भावना के साथ कहा। ऋषभ के आदेश से कार पर पेंटिंग कर रहे कुछ लोग रिया के पास पहुंचे। इन लोगों के सामने रिया काफी कमजोर नजर आ रही थी। ये सब कबीर देख रहा था और अब वो ये देखकर चुप नहीं बैठ सकता था। अभी अभी जब वो ऋषभ को कार पर पेंट करने से नहीं रोक पाया तो ऋषभ के आदमियों ने रिया पाठक के साथ बदतमीजी की। लेकिन अगर रिया पाठक को वास्तव में अब कोई हाथ लगा देता तो चीजें और भी बदतर हो जाएंगी, क्योंकि फिर कबीर को ये पसंद नहीं आएगा। वे लोग रिया की तरफ बढ़े, लेकिन कबीर बीच में आ गया और ये लोग कबीर के लिए कोई महान इंसान नहीं थे। कबीर ने उन सभी को एक एक करके मारना शुरू किया और थोड़ी ही देर में सभी जमीन पर पड़े कराह रहे थे। तुम लोग एक छोटी लड़की को भी धमका रहे हो। मुझे तुम जैसे घिनौने लोगों से सख्त नफरत है। अगर तुम लोगों में जरा भी शर्मिंदगी बाकी है तो उठो और मेरा सामना करो, मुझसे लड़ो। कबीर ने अब अपना गुस्सा दिखाते हुए उन लोगों को चुनौती दी। रिया उन लोगों के पास आने से ही बहुत डर गई। वो कांपने लगी, इसलिए वो अपनी जगह पर बैठ गई और कबीर को देखने लगी कि वो कैसे उन गुंडों को सबक सिखा रहा था। ये देखने के बाद उसका डर कुछ कम हुआ और वो लगातार कबीर को प्रशंसा भरी नजरों से देखने लगी। वे लोग अब पिटकर भाग खड़े हुए। ऋषभ अब अकेला पड़ गया था। ठीक है, लड़की मैं तुमको देख लूंगा, और कबीर तुम्हारा तो वो हाल करूंगा कि तुम अफसोस करोगे कि क्यों तुमने मुझसे पंगा लिया, ऋषभ ने धमकाते हुए कहा। वो समझ गया था कि उसका वहां रुकना अब ठीक नहीं, क्योंकि उसके लाए गए आदमी कबीर से पिटकर भाग गए थे। इसलिए उसने राजीव को साथ लेकर निकलना बेहतर समझा। क्या आप ठीक हैं? कबीर ने रिया पाठक को उठने में मदद की। मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरी कार का क्या? ये मेरी फेवरेट कार थी, रिया पाठक ने मुंह फुलाया और गुस्से से कहा। मुझे अफसोस है, ये मेरी गलती है। मैंने आपको इस मामले में खींचा। असल में वो मुझसे बदला लेना चाहते थे। इसका कारण यह था कि उन्हें आपकी कार से आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं थी, कबीर ने बहुत ही अफसोस के साथ कहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब तक आप उन्हें जानते हैं मैं निश्चित रूप से उन्हें सबक सिखाऊंगी, रिया पाठक ने कहा। कबीर अभी भी गिल्टी फील कर रहा था, लेकिन वो अंदर ही अंदर खुश भी था कि अब उन दोनों लोगों को सजा मिलना तय था। कबीर ने रिया पाठक का उसके घर तक पीछा किया, ये देखने के लिए कि उसके दादाजी किस तरह से ठीक हो रहे हैं। पापा, आप कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? रिया पाठक ने दरवाजे में प्रवेश करते ही चिल्लाया। नागेंद्र पाठक ने अखबार नीचे रखा और उसे देखा। ओह कबीर, जल्दी आओ जल्दी आओ, बैठो, आज तुम फ्री क्यों हो? नागेंद्र पाठक ने मुस्कुराते हुए कहा। नागेंद्र पाठक ने कबीर की काफी प्रशंसा की। ओह, चूंकि मैंने कल रिया की कार उधार ली थी और आज मैं पास में ही काम कर रहा था, तो मैं उसे कार भी वापस कर दूंगा और साथ ही आप सबसे मिल भी लूं। दादाजी कहाँ हैं? वो अब कैसे हैं? कबीर ने पूछा। तो असल बात यह है, ठीक है, दादाजी ऊपर हैं, जाकर मिल लो। वो अब पहले से बहुत बेहतर। तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया कि तुमने आकर उनका हाल चाल पूछा, वरना आजकल किसी समय है कि वो किसी का हाल भी जान सके, नागेंद्र पाठक ने खुशी से कहा। कबीर विनय पाठक को देखने के लिए ऊपर गया। पापा, आपको पता है आज दो लोगों ने मेरे साथ बहुत ही बदतमीजी की। उन्होंने मेरी पसंदीदा कार भी खराब कर दी। रिया ने अपने पापा से उदासी के साथ शिकायत की। क्या? कोई मेरी बेटी को धमकाने के साथ बदसलूकी करने की सोच भी कैसे सकता है? कौन है ये कमीना? इसकी शामत आई है जो उसने मेरी बेटी को परेशान करने की जरूरत की, नागेंद्र पाठक ने बहुत गुस्से से कहा। पापा, इतना गुस्सा मत करो। मैं नहीं चाहती कि दूसरे ये कहें कि हमारा परिवार दूसरों को धमका रहा है। आप मेरी बात को ध्यान से सुने और समझें
फिर उन नमूनों को सबक सिखाएं। रिया पाठक ने समझदारी से कहा, ठीक है, डरो मत। मैं पहले तुम्हारी बात सुनूंगा और फिर उन लोगों को अपने तरीके से देख लूंगा। नागेंद्र पाठक ने उसे दिलासा दी। जब मैं कबीर से एक कार लेने गई तो कुछ गुंडे मेरी कार के पास आ गए। उन्होंने मेरी कार पर पेंट की एक बाल्टी फेंकी जिसका राजीव नाम का एक साथी भी था। मैंने जब उन्हें समझाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझ पर भी हमला कर दिया। अपनी बात कहते हुए रिया के गालों पर आंसू लुढ़क गए। क्या बकवास है, किसी ने मेरी बेटी को धमकाने की हिम्मत की? तुम्हें कहाँ चोट लगी है? क्या तुम हॉस्पिटल जाना चाहती हो? नागेंद्र पाठक गुस्से में उठ गया। क्योंकि रिया पाठक छोटी थी इसलिए किसी ने उसे छुआ तक नहीं था। नहीं, मुझे कोई चोट नहीं लगी है। क्योंकि कबीर हमारे बगल में था, उसी ने उन गुंडों की अकल ठिकाने लगा दी जिससे वे डर कर भाग गए। रिया पाठक ने कहना जारी रखा। तो ये बात है, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें कबीर को ठीक से धन्यवाद देना चाहिए। तुम्हारे पापा हर हाल में कबीर की मदद से उन लोगों को सबक सिखाएंगे और उन सभी को पकड़ लेंगे। तुम बस आराम करो, नागेंद्र पाठक ने ललकारते हुए कहा और गारंटी दी। पापा पर आपको ध्यान रखना होगा। वे दोनों ऋषभ और राजीव हैं जो कि रियल एस्टेट बिजनेस में हैं और उनकी बातचीत से ऐसा लग रहा था कि उनके पास पैसा और पावर दोनों है। मैं आपकी परेशानी की वजह नहीं बनना चाहती हूँ। रिया पाठक फुसफुसाई, क्या मजाक है? ऋषभ और राजीव, उन दो प्ले बॉयज की इतनी हिम्मत, जबकि उनके पिताजी मेरे सामने हाजिरी लगाते हैं। मैं उन्हें आज ही अपने ऑफिस आने को कहता हूँ ताकि वे सफाई दे सकें। मुझे कबीर की भी मदद देनी होगी ताकि वो ठीक से बता सके कि क्या हुआ था, क्योंकि तुम्हारे अलावा वो भी वहां पर मौजूद। नागेंद्र पाठक ने अब विश्वास के साथ कहा। ठीक है पापा, आप दुनिया में सबसे अच्छे फादर हैं, रिया पाठक ने खुशी से कहा। नागेंद्र पाठक ने उन्हें सबक सिखाने का सोच लिया। कबीर विनय पाठक के कमरे में आया जहां विनय पाठक कुछ लिख रहे थे। ओ कबीर, आओ जरा देखो मैंने कैसा लिखा है। विनय पाठक ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बहुत अच्छा है, ऐसा लगता है कि आप तो कैलीग्राफी में महारत हासिल कर चुके हैं। कबीर ने मुस्कुराते हुए प्रशंसा की। ये हमेशा ही अच्छा होता है अगर आप जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है। आओ बैठ जाओ। संजीवनी अस्पताल कैसा है? अगर तुमको कोई प्रॉब्लम है तो बस रिया से मिल लेना। मैं उसे कह दूंगा कि तुमको किसी भी बात की कोई कमी नहीं रहे। विनय पाठक ने कहा, आप चिंता न करें दादाजी, मैं इसे संभाल सकता हूँ। इसके अलावा रिया बहुत समझदार है, ये अच्छा है। मुझे पता है कि तुम पक्का अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा करोगे। विनय पाठक ने मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी मुझे आपके शरीर की जांच करने दीजिए। दादाजी आप बहुत अच्छी तरह से ठीक हो गए, आराम पर ध्यान दें और ठीक से एक्सरसाइज करें, कबीर ने कहा। ये अच्छा है, ये अच्छा है। विनय पाठक और कबीर कमरे में खुशी से बातचीत कर रहे थे, तभी उन्हें नीचे बुलाया जाता है। वे दोनों नीचे जाते हैं। नागेंद्र पाठक गुस्से में भरकर कहता है, पिताजी आपको मालूम है राजीव और ऋषभ, वे रियल एस्टेट वाले लड़के, उन दोनों ने हमारी लाडली के साथ बदतमीजी की। वो तो भला हो कि कबीर वहां पर था, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। विनय पाठक ने सुना और कबीर की तरफ देखा। विनय पाठक अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे कि कबीर ने यह बात बताई क्यों नहीं। कबीर उनके चेहरे के भाव पढ़ लेता है। दादाजी मैंने आपकी सेहत की वजह से ये पहले नहीं बताया क्योंकि गुस्सा आपके लिए अच्छा नहीं है। कबीर ने अपनी सफाई पेश की। ये सुनने के बाद उसकी पोती के साथ किसी ने अच्छा बर्ताव नहीं किया है। विनय पाठक गुस्से से भर गए। उन्होंने कबीर की बात को अनसुना कर दिया। वे अब जल्द से जल्द उन लोगों को सबक सिखाना चाहते थे जिन्होंने उनकी प्यारी सी पोती का दिल दुखाया था। ऋषभ और राजीव के परिवार को जल्दी बुलाओ, लगता है वे अब और जीना नहीं चाहते। जल्दी करो और उन्हें बुलाओ, मैं उन्हें सबक सिखाना चाहता हूँ। विनय पाठक गुस्से में सोफे पर बैठ गए। विनय पाठक अपनी पोती से प्यार करते थे इसलिए उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, जबकि उन्हें भी मालूम था कि गुस्सा उनके लिए ठीक नहीं है। गुस्सा मत करिए दादाजी, ये इतनी बड़ी बात नहीं है, हम सब लोग इससे निपट लेंगे, कबीर ने विनय पाठक के बगल में खड़े होकर कहा। ये सही है पिताजी, बैठो और आराम करो। वे पहले से ही रास्ते में हैं, उन्हें आज बताना ही होगा क्यों उनके बेटों ने मेरी बेटी से दुर्व्यवहार किया। नागेंद्र पाठक ने मामले को संभालते हुए कहा। है, कबीर मुस्कुराया। विनय पाठक गुस्से में थे। अगर इस वजह से विनय पाठक के शरीर को कुछ हुआ तो चीजें वास्तव में हाथ से निकल जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ वो समझ गया था कि आज ऋषभ और राजीव कभी न भूलने वाला सबक सीख लेंगे। कबीर ऋषभ और राजीव का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। उसके साथ ही नागेंद्र और विनय भी इंतजार करने लगे कि कब उनके बेटी के दोषी उनके सामने आए और वो उनको सबक सिखाए। आगे क्या होगा कबीर सोच रहा था, लेकिन जो भी होगा
उसे उससे बहुत राहत मिलने वाली थी। ऋषभ और राजीव ने कबीर से बदला लेने के लिए प्लान बनाया था, जिसमें उन्होंने कबीर को कॉल करके ट्री हाउस के पास बुलाया था। कबीर के आने के बाद उन्होंने उससे माफी मांगने की एक्टिंग की। इसी बीच उसने अपने गुंडों से इशारा किया कि उसकी कार पर पेंट डाल दे, लेकिन इसी बीच रिया वहां कबीर से अपनी कार लेने आ जाती है। रिया उन लोगों को रोकती है तो वे उसको ही मारने वाले होते हैं। तभी कबीर बीच में आकर सभी को मारकर भगा देता है, लेकिन राजीव और ऋषभ कबीर और रिया को धमकी देते हैं कि वे उसे देख लेंगे। जब रिया और कबीर घर पर आते हैं तो वो अपने पापा नागेंद्र पाठक को सच्चाई बताती है कि दो अमीर लड़कों, जिनका नाम ऋषभ और राजीव है, उन्होंने न सिर्फ उसे शर्मिंदा किया बल्कि उसकी प्यारी कार पर भी पेंट डालकर खराब कर। ये सुनकर नागेंद्र पाठक गुस्से में भर जाते हैं। ऋषभ और राजीव दोनों को पिता को बुलाते हैं, साथ ही कबीर को वहीं रुककर गवाही देने को कहते हैं। ये जानकर दादा विनय पाठक को भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन कबीर उन्हें शांत करता है। सभी बेसब्री से ऋषभ और राजीव और उनके फादर के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ समय बाद ऋषभ और राजीव अपने पिता के साथ पाठक परिवार के विला पहुंचे। उनमें से किसी को कुछ भी अंदाजा नहीं था कि उन्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है। उन्हें लगा शायद किसी काम के मसले से उन्हें वहां बुलाया गया होगा। फतेह सिंह राणा और मानस दयाल को पाठक परिवार में काफी सम्मान दिया जाता था, लेकिन पाठक परिवार की तुलना में वे कुछ भी नहीं थे। आमतौर पर उन्हें नागेंद्र पाठक के संपर्क में आने का अवसर भी नहीं मिलता था। मानस दयाल, आप भी आ गए। राजीव के पिता ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। फतेह सिंह साहब लंबे समय से नहीं मिले, कहो सब ठीक तो चल रहा है? पाठक साहब हमें ढूंढ रहे हैं, क्या उनके पास हमारे लिए कोई काम है? मानस दयाल ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं इस बारे में पक्का नहीं हूँ। पाठक साहब के पास निश्चित रूप से बुलाने के कारण होंगे। वे निश्चित रूप से हमें बिना किसी कारण के नहीं बुलाएंगे, फतेह सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। हमें पाठक के सामने बेहद ढंग से पेश आना है और साथ ही उनको आते जाते विश करना भी नहीं भूलना। उनके सामने भूल कर भी कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना। पाठक साहब कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, मानस दयाल ने ऋषभ और राजीव को बताया। मानस दयाल के नेतृत्व में चारों ने प्रवेश किया। वे चारों भी वहां पर आमंत्रित थे। पाठक साहब, आज आपके पास ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण मामला था जो हमें इतनी जल्दी बुलाने के लिए? मानस दयाल ने जैसे ही दरवाजे में प्रवेश किया, मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। नागेंद्र पाठक सोफे पर बैठ गया और बिना कुछ कहे ठंडेपन से घूरता रहा। उसके मन में अभी उसकी बेटी की कही हुई बातें घूम रही थी, इसलिए वो अपने आप को शांत कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर वो चीज चुप नहीं रही थी। जैसे ही मानस दयाल ने दरवाजे में प्रवेश किया, उसे नजरअंदाज कर दिया गया, इसलिए उसने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। हेलो पाठक साहब, फतेह सिंह राणा ने विनम्रता से उनका अभिवादन किया। तुम दोनों ऋषभ और राजीव हो? नागेंद्र पाठक ने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा। बिल्कुल, फतेह सिंह और मानस दयाल ने गर्व से सिर उठाया। आप लोग वास्तव में बहुत काबिल हैं, इसलिए आपकी प्रतिष्ठा मेरे कानों तक पहुंच चुकी है, नागेंद्र पाठक ने मजाक के लहजे के साथ कहा। पाठक साहब, आप बहुत दयालु, हम लोग बहुत साधारण व्यक्ति हैं। उनमें ऐसी कोई क्षमता कैसे हो सकती है कि आप जैसा व्यक्ति हमारे बारे में जान ले? ऋषभ ने मुस्कुराते हुए। ये सही है, ये सही है, राजीव ने भी कहा। मुझे बहुत आश्चर्य है कि आप हमारे बेटे के बारे में जानते हैं। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है? मानस दयाल ने ध्यान से पूछा। तुमने क्या किया है, बेशक ये एक बहुत अच्छी बात है। तुम्हें बस एक बार उनसे पूछना है, बाकी तो वो अपने आप ही सच उगल देंगे। नागेंद्र पाठक की अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी। ऋषभ और राजीव ने एक दूसरे को देखा, सोच रहे थे कि नागेंद्र पाठक किस बारे में बात कर रहे हैं। पाठक साहब, हमने हाल ही में कुछ नहीं किया है, ऋषभ ने थोड़ी शिकायत के साथ कहा। कबीर और रिया जो उनके पीछे छिपे हुए थे, उनके इस डरे हुए रूप को देखकर लगभग जोर से हंस पड़े। नागेंद्र पाठक ने कहा। कबीर और रिया उसके पीछे से निकल गए। इस बार ऋषभ और राजीव हक्का बक्का रह गए। ये तो वो लड़की थी जो कबीर के साथ थी और उन लोगों ने इस लड़की के साथ बुरा बर्ताव किया, साथ ही धमकी भी दी थी। पिताजी, यही वे लड़के हैं जिन्होंने मुझे जलील किया और साथ ही मेरी प्यारी गाड़ी भी खराब कर दी। आपको मेरे लिए इन दोनों को पाठ पढ़ाना होगा ताकि ये किसी भी लड़की से बेअदबी न कर सके, रिया पाठक ने नागेंद्र पाठक से अपनी शिकायत दर्ज कराते हुए कहा। चिंता मत करो, ये दोनों अब हमारे सामने ही हैं और अब ये भागकर कहाँ जा सकते हैं। मैं इनकी अच्छी खातिरदारी करूंगा, नागेंद्र पाठक ने दिलासा दिया।
नागेंद्र पाठक जी, क्या चल रहा है? मानस दयाल को समझ नहीं आया और उन्होंने जल्दी से पूछा। हाँ पाठक साहब, क्या बात है? फतेह सिंह राणा ने भी पूछा। अपने निकम्मे बेटे से पूछो कि उसने क्या किया है, नागेंद्र पाठक ने गुस्से में कहा। नागेंद्र पाठक के गुस्से ने उन चारों को इतना डरा दिया कि वे कांपने लगे। पिताजी, ये हमारे काम का नहीं है। पाठक साहब, ये झूठ बोल रही है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ऋषभ ने जल्दी से कहा। झूठे? तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने अपनी आंखों से तुम्हें मेरी प्यारी कार पर पेंट डालने के लिए लोगों को बोलते देखा था। मैंने लोगों को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वे कई लोग थे, उन्होंने मुझ पर हाथ भी उठाने की कोशिश की। अगर कबीर नहीं होता तो वे मुझ पर हाथ भी उठा देते। तुम अपना बर्ताव देखो, तुम अभी भी मुझे मारना चाहते हो। जिस कार पर तुमने पेंट डलवाया, वो कार अभी भी दरवाजे पर खड़ी है और टी हाउस में प्रवेश द्वार पर एक मॉनिटर भी लगा है। अगर तुम लोग चाहो तो मैं उसके द्वारा भी तुमको अपनी बात को साबित कर सकती हूँ। प्रिया पाठक ने बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर अपनी बात कही। क्या? मानस दयाल ने चौंकते हुए अपने बेटे ऋषभ को देखा। तुम हमेशा मेरे लिए परेशानी पैदा करना चाहते हो। जल्दी से माफी मांगो। तुमने कभी भी हमारे परिवार के लिए एक भी ऐसा काम नहीं किया है जिस पर मुझे नाज हो। ऊपर से हमेशा ऐसी हरकतें करते हो जिससे मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। मानस दयाल ने गुस्से में कहा। पिताजी, ये कबीर है, ये कबीर था जिसने हमें उकसाया। पहले उसने हमें पार्टी में धोखा दिया, जिससे मुझे 10 लाख का नुकसान हुआ, और फिर उसने हमको चैलेंज दिया कि हम क्या कर लेंगे। हम गुस्से में थे तो हमने कार पर पेंट छिड़का, क्योंकि कबीर ने कहा कि कार उसकी है, जिससे हमको लगा हमारा बदला पूरा हो जाएगा। वरना मेरी क्या हिम्मत जो मैं किसी की भी कार पर पेंट डालूं, ऋषभ ने समझाया। उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बकवास करने की? आप हमारे पाठक परिवार को क्या मानते हैं? आप नौजवानों में वास्तव में अनुशासन की कमी है। विनय पाठक गुस्से में उठ गए थे और लगभग अपने हाथ में चाय के प्याले को तोड़ ही दिया। ऋषभ के चेहरे पर तमाचा पड़ा। कमीने, घुटने टेक दो। मानस दयाल ने ऋषभ को थप्पड़ मारा। राजीव ने देखा कि कुछ गलत था तो उसने तुरंत का प्लान किया। वो भी घुटने के बल बैठ गया। वो नहीं चाहता था कि उसको भी थप्पड़ पड़े। मेरे बेटे की नादानी थी कि वो रिया बिटिया को नहीं पहचान पाया। अनजाने में उससे गलती हो गई। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, इस बार हमें माफ कर दें। आगे से ऐसी किसी भी शिकायत का कोई भी मौका हम आपको नहीं देंगे। मानस दयाल ने भीख मांगी। सबसे पहले तो आपके बेटे ने इतनी महंगी कार पर पेंट डाली। तुमको अंदाजा है कि वो इम्पोर्टेड फरारी है, मेरी बेटी की पसंदीदा कार, और तुम्हारे बेटे के चक्कर में इसकी ये हालत हो गई है। इसलिए हमें अब इसकी जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है हमारी बेटी मरम्मत की हुई कार चलाएगी? आप लोग खुद ही बताएं, इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? नागेंद्र पाठक ने गंभीर स्वर में पूछा। हम इसकी भरपाई करेंगे, चाहे जैसे भी हो। हम इसके पुर्जे पुर्जे की भरपाई कर देंगे। बाद में हम कैसे भी रिया बिटिया की कार को वापस कर देंगे। हमें एक मौका दें, मानस दयाल ने तुरंत कहा। ये कहने के बाद मानस दयाल ने फतेह सिंह की ओर देखा। बेशक, बिल्कुल, मैं और मानस दोनों आधा आधा खर्चा उठा लेंगे, फतेह सिंह राणा ने वादा किया। ठीक है, नागेंद्र ने सिर हिलाया। कार के साथ मामला सुलझ गया। साथ ही तुम लोगों ने मेरी बेटी के साथ जो दुर्व्यवहार किया उसका क्या? फिर भी तुम एक कदम उठाना चाहते हो। इस मामले को कैसे सुलझाया जा सकता है? ब्रिज को हुई परेशानी के लिए हमें खेद है। हम आपको हुए नुकसान की भरपाई करने को तैयार हैं। कृपया कीमत बताएं, मानस दयाल ने बेबसी से कहा। ऐसे समय में अगर वो चीजों को निपटाने के लिए पैसे का इस्तेमाल कर सकता है तो ये सबसे अच्छा परिणाम होगा। उन्हें सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो पैसे खर्च करके हल नहीं की जा सकती। हमारा परिवार आपके बेटे से पैसे की परवाह नहीं करता है, लेकिन पाठक परिवार में कबीर हमारे सदस्य की तरह है। आपका परिवार कबीर को ठीक से मुआवजा देने के लिए 1 लाख रुपए का भुगतान कर सकता है, और मैं इस मामले में आपसे कोई बात नहीं करूंगा, नागेंद्र पाठक ने कहा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम आपको मुआवजा देंगे। मानस दयाल और फतेह सिंह राणा सहमत हुए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने किसे पैसा दिया। जब तक नागेंद्र पाठक ने कहा, किसी ने अस्वीकृति का एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। और तुम लोगों ने मेरे पिताजी को बहुत नाराज किया है, उनकी तबीयत ठीक नहीं, तो हम इस मामले में क्या करें? उसके बारे में बोलते हुए नागेंद्र पाठक की अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। ये मानस दयाल को नहीं पता था कि क्या कहना है। विनय पाठक ने पूरे शहर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और किसी ने भी उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। अब जब वो बूढ़ा गुस्से में था तो वो उनकी जान भी चाहता था, लेकिन वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। कबीर, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें मौका देता हूँ कि इनको जो चाहे सजा दो। मेरी तरफ से तुम्हें पूरी छूट है। अब तुम ही इस मसले को निपटाओ। विनय पाठक ने कबीर की ओर देखकर आदेश दिया। सभी ने कबीर की ओर देखा और वो इन दो अमीर युवा उस्तादों से कैसे निपटेगा। कबीर ने पहले काफी देर तक विचार किया और फिर उसने सोचा कि उन दोनों की इज्जत तो जा ही चुकी है, लेकिन उसे याद आया कि घर में काजल के माता पिता उससे नाराज थे, क्योंकि इन दोनों ने घर पर गलत जानकारी देकर उसके खिलाफ उन्हें भड़का दिया था। उसने फैसला लिया
यही उसका बदला होगा, ताकि उसके घर में इज्जत वापस आ जाए, सब फिर से खुशी से रह सकें। मुझे तुम लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ कि अब से तुम लोग मेरी जिंदगी में दखल देना बंद कर दो, और तुम लोगों से मुझे कुछ नहीं चाहिए। साथ ही तुम लोगों ने मेरे घर पर फोन करके काजल के माता पिता को भड़काया है। उन्हें सब कुछ सच बताना होगा और घर आकर उनसे माफी भी मांगनी होगी। लेकिन एक बात और, अगर तुमने फिर से पहले की तरह मुझे फंसाने की कोशिश की तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हो। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं नहीं नहीं, हम निश्चित रूप से उनसे मिलने जाएंगे। राजीव की तरफ से कोई भी गलती हुई हो उसे जाने दीजिए, लेकिन हम उसमें कुछ भी करने में सक्षम नहीं थे। मेरे लिए उसे माफ कर दीजिए, मानस दयाल ने कहा। पाठक फैमिली द्वारा उनका समर्थन किए जाने के बाद ऋषभ और राजीव के मन में कबीर के लिए कितनी भी नफरत क्यों न हो, लेकिन अभी कुछ भी नहीं कर सकते थे। उनके लिए सबसे शर्मनाक ये था कि उनकी वजह से उनके पिता को कबीर के सामने झुकना पड़ा था। वे अब अपने आप पर बेहद शर्मिंदा थे। ऐसा मामला है, चलो इसे इस तरह से करते हैं। पैसा जब आप यात्रा पर जाएं तो इसे कबीर को दे सकें। जहां तक उस कार की बात है, मैं 1 सप्ताह के भीतर एक नई कार देखना चाहता हूँ। आप सभी अब वापस जा सकते हैं। नागेंद्र पाठक ने अपना आखिरी फैसला सुना।